आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्तकालीन समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म के बारे में, यानी कि डिस्कस द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन ऑफ द गुप्ता पीरियड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को आप एंड तक देखना। पूरे टॉपिक आपको हलवे की तरह समझा दूंगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखो दोस्त, टॉपिक को समझने से पहले क्यों ना हम इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करते हैं, और जब इतिहास पढ़ रहे हो तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, तो आपको अभी प्रेजेंट टाइम का भी समझ में आ जाएगा। हमें ये पता है कि हिस्ट्री को अपनी कन्वेंस के लिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला एंशिएंट है, दूसरा मिडिएवल है और तीसरा मॉडर्न है। जो अभी हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, यानी कि प्राचीन इतिहास का ये एक भाग है। ये बताइए कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री। सोचिए सर एक बार मन में। कई बार बच्चे बोलते हैं एराथोस्थिनिस को कहा जाता है। एराथोस्थिनिस को इतिहास के पिता नहीं कहा जाता, हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। तो हिस्ट्री के पिता इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि उसने सिस्टमैटिक वे के अंदर हिस्ट्री का एक अच्छे से एनालाइज किया, और इतिहास के अंदर रिटर्न हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड होता है उसके इंपॉर्टेंस को बताया। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि भाई इतिहास किसे कहा जाता है, तो हिस्ट्री को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रागैतिहासिक काल। क्या कहते हैं उसको? प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, इसको हम कह सकते हैं सिंपली। इस काल के अंदर जो प्री हिस्टोरिक वाला हिस्ट्री होता है, यानी जो प्रागैतिहासिक काल उसको कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं इसको प्रागैतिहासिक काल। हासिक काल। अब इसमें क्या होता है कि जो भी इतिहास के जो रिकॉर्ड है या जो हिस्ट्री के बारे में हम जानना चाहते हैं उसके बारे में कोई रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक काल। और हिस्ट्री उसे कहा जाता है जिसके बारे में रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल हो, यानी कि लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो रामायण हो, भगवद गीता, जो भी हो, चाहे धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे गैर धार्मिक ग्रंथ हो, लेकिन वो लिखित में हो, उसी को हिस्ट्री कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो मेनली जो हमारे इतिहास की स्टार्टिंग है वो प्री हिस्टोरिक एज से माना जाता है, 700 AD से। प्री हिस्टोरिक एज पूरा पाषाण काल, जब इंसान बिल्कुल स्टार्टिंग का एज है, पत्थरों से औजार वगैरह बनाया करता था। उसके बाद आता है पैलोलिथिक पीरियड, उसके बाद आता है मेसोलिथिक पीरियड, और उसके सबसे बाद आता है नियोलिथिक पीरियड। तो ये 3 बेस इसका, लेकिन सबसे स्टार्टिंग को प्री हिस्टोरिक कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक को ही कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, जिसके बारे में लिखित रिकॉर्ड नहीं है, रिटर्न अवेलेबल हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं होता। तो मेनली ये 3 हमारे पास स्टेजेस हैं जिसको स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। पहला स्टोन एज हो गया हमारा, ठीक है। तो मेनली जो न्यूलिथिक पीरियड होता है उसके अंदर एग्रीकल्चर की शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई थी, और इसी को हमने ताम्रपाषाण संस्कृति के रूप में भी जाना, ताम्रपाषाणिक, ठीक है। तो न्यूलिथिक जो पीरियड है, इसके बाद कई सारे सभ्यताओं का उदय हुआ, दुनिया भर के अंदर उदय हुआ, ऐसा नहीं सिर्फ भारत में ही। चीनी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, काफ़ी सारी सभ्यता का उदय हुआ। उनमें सबसे पहले भारत की जो महान सभ्यता कहलाई वो है इंडिया की इंडस वैली सभ्यता, भारत की महान हड़प्पा सभ्यता, जिसकी बहुत कुछ देने आज भारत को भी, दुनिया को भी, क्योंकि भारत की सभ्यता है ये। तो आज भी हम जो भवने, जो घर की बनावट देखते हैं, सड़क नालियाँ देखते हैं, उस टाइम हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बना लिया था। तो काफ़ी साइंटिफिक मेथड के द्वारा बनाया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 यानी कि 1900 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद हम देखते हैं महाजनपद, क्योंकि 500 से लेकर 345 BC का जब टाइम था, इस टाइम के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन के काफ़ी सारे एरियाज़ का डेवलपमेंट हुआ। और इसी के बाद देखते हैं कि वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये सब काल तो हमने देख लिया। लेकिन भारत के अंदर जो सबसे पहली जो डायनेस्टी है जिसका अंपायर पूरे भारत में इस्टेब्लिश हुआ, वो है कौन सी? सबसे पहली अंपायर मौर्य अंपायर। तो प्लीज़ आप कनेक्टिविटी बना के चलना। सबसे पहला प्री हिस्टोरिक है। प्री हिस्टोरिक के अंदर इन 3 स्टेज को रखा जाता है, जिसके अंदर कोई रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। उस टाइम के लोग जो औजार यूज करते थे पत्थरों के बनाकर, है ना, एंड जो भी वो आए दिन यूज क्या करते थे, जो खाते थे, जो जानवरों को हमारे खाया जाता था। तो स्पेशली हम उन रिकॉर्ड्स के बारे में ही समझ पाते हैं, कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। तो इसको कहा जाता है प्री हिस्टोरिक काल। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, यहाँ से हमारी जो मेन हम देखते हैं कि सभ्यताओं का स्टार्ट हुआ, इतिहास हमारा यहीं से देखते हैं। इंडस वैली सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, उसके बाद महाजनपद, ठीक है, एंड वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। फिर देखते हैं हम मौर्य अंपायर, मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी की हम बात करते हैं
जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य महान सम्राट कहलाया, कौटिल्य के निर्देशन में स्थापना हुई साम्राज्य की। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार, अशोका जो सबसे महान ग्रेट किंग कहलाया। देखते हैं मौर्य डायनेस्टी के इसके बाद का जो टाइम पीरियड है, यानी कि जब हम मौर्य एम्पायर के बाद के जब हम जो टाइम उसके बारे में बात करते हैं, तो मौर्य एम्पायर के बाद दो मेजर पॉलिटिकल पावर्स का राइज हुआ। सबसे पहला है कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी, एंड उसके बाद है सातवाहन डायनेस्टी। जब मौर्य डायनेस्टी ख़त्म हो गया, क्योंकि अशोक के बाद जो भी यानी कि जो किंग्स बनते हैं वो इतने कमज़ोर होते हैं कि बाहरी आक्रमण को रोक नहीं पाते, और जो राजपाट का जो शासन है वो भी बहुत वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ये चल नहीं पाया अशोक के बाद। तो सिंपल यहाँ पे है, तो मेजर दो पॉलिटिकल पावर्स का राइज हुआ मौर्य डायनेस्टी के बाद, कुषाण और सातवाहन। और इन दोनों के टाइम पे जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक व्यवस्था है, ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई, इसमें नो डाउट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्लियर है यहाँ पे। और लेकिन जो क्लासिकल एज के अंदर माना जाता है, यानी कि जो क्लासिकल एज जिसको गोल्डन एज कहा जाता है, तो मौर्य डायनेस्टी के बाद जो जैसे कुषाण हुआ, सातवाहन हुए, छोटे छोटे एम्पायर भी बने, लेकिन जो सबसे आप कह सकते हो कि क्लासिकल एज की जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, गोल्डन एज की जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, वो है गुप्ता डायनेस्टी। कि इस वीडियो के अंदर हम गुप्ता डायनेस्टी की ही बात करने वाले हैं, इसलिए मुझे लगा कि पहले आपको मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझा दूँ, तो ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। तो गुप्ता डायनेस्टी की हम बात करेंगे, किसके बारे में? गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना किसने करी? श्रीगुप्त ने करी। कब करी? 275 ईस्वी में, 275 ईस्वी, डेट मीन्स एडी में करी। अब ईसा पूर्व की बात नहीं हो रही, ईसा पूर्व के बाद की बात हो रही है, क्लियर यहाँ पे। श्रीगुप्त, अब श्रीगुप्त के बारे में यानी कि गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं आखिर गुप्ता पीरियड इतना फेमस क्यों है। गुप्ता कालीन टाइम के अंदर उन राजाओं ने क्या क्या किया, क्योंकि टोटल 6-7 जो राजा रहे हैं यहाँ के, ये विष्णुगुप्त सबसे लास्ट का रहा, या श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त के बाद श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच इसका राजा बन गया। फिर दोस्त गुप्ता पीरियड के अंदर चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ के शासन बना। तो जितने भी शासन यहाँ पे रहे हैं उन सभी के द्वारा जो काम किया गया है उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से गुप्ता काल को गोल्डन एज या क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है। इसको स्वर्ण युग कहा जाता है हमारे इतिहास के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में विकास हुआ, कला और स्थापत्य कला में, ठीक है, साहित्य में भी हुआ। स्कल्पचर काफ़ी सारे बनाए गए, काफ़ी मूर्तियाँ बनी यहाँ पे, पेंटिंग बनी, काफ़ी लिटरेचर का यहाँ पे मतलब कि दोस्त रचना की गई, काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे गए। इन लिटरेचर में एक एग्जाम्पल पंचतंत्र का, आज हम काफ़ी सारे बच्चे पंचतंत्र पढ़ते हैं। पंचतंत्र की रचना विष्णुगुप्त ने करी थी और गुप्तकालीन टाइम का ही ये वो, ठीक है। टेम्पल काफ़ी सारे यहाँ पे बनाए गए हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, काफ़ी टेम्पल बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड दशमलव प्रणाली जो हम कहते हैं, डेसिमल्स जो हम जो यूज करते हैं ना, दशमलव 1.5, 1.3, 4 जो भी, तो जो डेसिमल्स हैं यानी कि जो दशमलव प्रणाली है, इसकी शुरुआत ऐसा माना जाता है कि गुप्ता कालीन के टाइम से ही हुई है, क्लियर है। वायु पुराण के अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है कि जो गुप्ता काल के राजा हुआ करते थे वो संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे, और ये संस्कृत भाषा जो है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजकीय भाषा हुआ करती थी। गुप्ता कालीन जो डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी, जितने भी वहाँ के राजा रहे, तो संस्कृत लैंग्वेज का यहाँ पे मेनली यूज़ किया जाता मेन पर्पज़ के लिए। तो गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोसाइटी की। तो इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया, तो श्रीगुप्त के द्वारा जब बनाया गया, क्योंकि सबसे पहले इसके राजा रहे श्रीगुप्त। यहाँ पे जो मेन है जो टॉपिक हमारे पास वो है समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन, क्लियर है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोसाइटी के बारे में, फिर बात करेंगे इकोनॉमी, देन बात करेंगे हम रिलीजन के बारे में। देखो जो सोसाइटी थी यहाँ की वो 4 वर्णों पे आधारित थी। किस पे? 4 वर्ण सिस्टम पे आधारित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और इन सब के बारे में हम सबको पता है कि इनका क्या क्या हुआ करता था। बेसिकली जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनका स्थान सबसे सर्वोच्च था, ये सोसाइटी में सुप्रीम हुआ करते थे, सबसे ऊपरी दर्जा इनको मिला हुआ था, क्योंकि इनका जो काम था वो था स्टडी करना, टीचिंग्स देना, वर्शिप करना, सेक्रीफाइस करना और चैरिटी, डेट मीन्स दान वगैरह देना, दान लेना, ये सब इनका काम था। तो पूजा पाठ का काम ब्राह्मण के द्वारा ही संपन्न करवाया जाता था, और इसलिए इनको भगवान का दर्जा एक तरफ से मिल गया। तो सोसाइटी के अंदर इनसे ऊपर कोई भी नहीं था, सबसे ऊपर ब्राह्मण थे। तो यहीं से जो 4 वर्ण का सिस्टम रहा
उनमें अगर देखा जाए तो क्षत्रिय का स्थान सेकंड नंबर पे आता है। ये वही क्षत्रिय है जिनका मेन काम था राष्ट्र की रक्षा करना, हमारी सोसाइटी है, जो हमारा देश है, उसकी सुरक्षा करना। और जो वैश्य है, इनका काम था व्यवसाय यानी कि व्यापार करना, ट्रेड मेनली इनका ही काम हुआ करता था। और इसके बाद आते हैं शूद्र। शूद्र का मेन काम था ऊपर के जो तीनों वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करना। तो सोसाइटी में इनको सबसे निचला दर्जा दिया गया था। और जो कहते नहीं, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात है, वो शूद्रों को झेलना पड़ा। जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो वैदिक काल के अंदर जो भी हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो चल रहा है, देखो वैदिक काल के अंदर हमारा जो मेन जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब तो हमारे पास था। ऋग्वेद सबसे पुराना उसके अंदर। तो वैदिक काल के अंदर धर्म हमारा बढ़ चुका था। वो सोसाइटी में बिल्कुल ये 4 वर्ण राज कर रहे थे, यानी कि चारों वर्णों में डिवाइडेड था सोसाइटी हमारा। लेकिन जब गुप्ता काल आया, गुप्ता एम्पायर की स्थापना हुई, तो उस टाइम भी ये चारों वर्ण थे। लेकिन जो जातिगत व्यवसाय था, इसमें थोड़ी सी कमी आनी स्टार्ट हो गई थी। और ऐसा नहीं था कि जो शूद्र थे वो सिर्फ शूद्र होने के नाते तीनों वर्णों की सेवा कर रहे थे। इसमें कुछ चेंजेस आया और गुप्ता पीरियड के अंदर ये कुछ और भी काम करने लग गए। और ऐसे भी मतलब कि अब देखोगे कि एग्जाम्पल के तरीके से इसको आपर्दम कहा जाता था। आपर्दम मतलब कि जो ब्राह्मण हैं वो सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं करते थे, वो कुछ और भी करने लग गए थे। वो क्षत्रिय काम भी करने लग गए थे, योद्धा बनने लग गए थे। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी मिलते हैं हमें। ब्राह्मण राजवंश में हम देखेंगे तो विद्या शक्ति जो कि योद्धा बन गया और आगे चल के इसने वाकाटक राजवंश की स्थापना करी। इसको आप यहाँ पे देखिए, विद्या शक्ति नामक वो एक ब्राह्मण था जिसने आगे चल के वाकाटक राजवंश की स्थापना करी। तो ये आगे चल के एक योद्धा भी बन गया। तो अब गुप्ता डायनेस्टी में क्या हुआ कि ब्राह्मण भी अब योद्धा बनने लग रहे हैं। भाई यहाँ पे क्या है कि अब चेंजेस आ रहे हैं थोड़े थोड़े सिस्टम के अंदर। तो ब्राह्मण मयूर शर्मण है। अब यहाँ पे देखिए भाई, एक और बंदा है यहाँ पे, मयूर शर्मण ने वनवासी में कंदव राज्य की स्थापना कर डाली और आगे चल के 18 बार अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। किसने? मयूर शर्मण ने। ये एक ब्राह्मण था। तो देखते हैं हम किस तरीके से ये एक योद्धा भी बन रहे हैं, कहीं ये अनुष्ठान यानी पूजा पाठ भी करवा रहे हैं। और ब्राह्मण इंद्र विष्णु, सही चीज समझना दोस्त, क्या नाम है? इंद्र विष्णु। जो भी बताऊंगा उसका इंग्लिश मैंने दोनों में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इंद्र विष्णु का पुत्र था मृत्र विष्णु। इसने क्या किया? महाराजा पद को प्राप्त करने में सफलता इसको मिल गई। यानी कह सकते हो आप कि एक ब्राह्मण इंद्र विष्णु का पुत्र था मित्र विष्णु, जो कि आगे चल के राजा बन गया। जबकि राजा क्षत्रिय बनता था बेसिकली, जो हमारे सोसाइटी में चल रहा था, लेकिन अब ब्राह्मण भी बनने लग गया। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो ये कहा जाता है कि कुछ अब चेंजेस हो रहे थे। और आप देखोगे जो मृत विष्णु था, ये गुप्तों का एक सामंत हुआ करता था। सामंत मतलब जो मेनली जो जमींदारों को पूरा संभालता, लैंडलॉर्ड्स को जो संभालता था, ठीक है, सामंत हुआ करता था मेनली गुप्तों का। कौन? मृत विष्णु। अब क्षत्रियों की बात करते हैं हम। स्पेशली दो जो क्षत्रिय थे और ब्राह्मण थे, इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि इनका दर्जा सबसे ऊंचा हुआ करता था, इसलिए इनको देवज कहा जाता था। इन दोनों को ऐसा लगता था कि हम अपनी एकता में बल देते हैं। और वैश्य और शूद्रों को आगे चल के जब देखा जाए सोसाइटी के अंदर, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों को वैश्य और शूद्रों के द्वारा चैलेंजेस काफ़ी सारे मिलने स्टार्ट हो गए। और क्षत्रियों को ब्राह्मण के समान अधिकार नहीं मिलते थे क्षत्रियों को, और उनको लगता था कि भाई ब्राह्मण का दर्जा सबसे ऊपर है। तो आगे चल के अब क्षत्रिय जब राज हुए तो सोसाइटी में एक और फूट पड़ी यहाँ पे। और वैश्य की जब बात करते हैं हम, तो वैश्य का जो मेन काम हुआ करता था वैश्य का, वो था कृषि और पशुपालन। मेनली इनका काम एग्रीकल्चर का था और पशुपालन का था, ठीक है, हस्बेंड्री का था। एंड अगर देखा जाए यहाँ पे, तो हैंत्सांग ने भी वैश्य को व्यवसायी जाति का ही माना है। अब आगे जाके जब देखोगे दोस्त, तो काफ़ी सारे मतलब कि जब ग्रंथ मिले, काफ़ी सारे, जब जैसे चीन का भाई यहाँ पे यात्री आया था, तो उसने भी ये अपने ग्रंथ में बताया है, हैंत्सांग ने, कि जो वैश्य हुआ करते थे वह बेसिकली वो ट्रेड ही किया करते थे, वो व्यवसाय को अपना ही काम धंधा किया करते थे। जब हम शूद्र की बात करते हैं तो मनु स्मृति के अनुसार, जो मनु है उसके भी अनुसार, शूद्रों का जो मेन काम हुआ करता था वो तीनों वर्ग को सेवा करना हुआ करता था। और ये बताया गया नरसिंह पुराण के अंदर, जैसा कि वायु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, बेसिकली हमारे जो 5 पुराण जो मेन है। और उन 18 पुराणों के अंदर जो एक पुराण का नाम है नरसिंह पुराण। इस पुराण के अंदर बताया गया है कि आगे चलकर इन शूद्रों ने
कृषि का भी काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एग्रीकल्चर भी करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सोसाइटी के अंदर इनको बहुत दोयम दर्जा, दैट मीन्स काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा था। इसलिए अब ये एग्रीकल्चर का काम करने स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। ठीक है, किस में बताया गया है? नरसिंह पुराण के अंदर बताया गया है। गुप्त काल के अंदर इकोनॉमी कैसी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही से समझना इसको। देखो, धर्म, साहित्य, कला और विज्ञान, ये 4 ऐसे सेक्टर हैं। इन चारों सेक्टर के अंदर गुप्ता पीरियड के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुआ। इन चारों के अंदर यानी कि रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस के अंदर महारत हासिल करने के बाद, क्योंकि इसी वजह से इसको गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता पीरियड को, इन चारों में डेवलपमेंट करने के बाद प्लस उच्च कोटि के सोने के सिक्के यूज करते थे। उत्तम सोने के सिक्के, बहुत प्योर सोने के सिक्के यूज किया करते थे, और प्लस इनके वजह से इसको एक गोल्डन एज कहा गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही एक वजह है गोल्डन एज कहने का, इसका बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास भी हुआ। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, शीशे, तांबे, काफ़ी सारे सिक्के यूज़ किए गए, लेकिन सोने के सिक्के सबसे तगड़े बार में यूज़ किए, क्योंकि कुषाण शासकों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यूज़ किए। लेकिन सर्वोत्तम सोने के सिक्के गुप्त शासकों की यानी कि गुप्त काल के अंदर ही यूज़ किया गया। क्लियर है यहाँ पे? तो इसी वजह से इसको क्लासिकल एज, दैट मीन्स स्वर्ण युग या गोल्डन एज के नाम से भी जाना गया, क्योंकि सोने का सिक्का यहाँ पे तगड़े से यूज हुआ और कृषि व्यवस्था पे पूरी यहाँ की अर्थव्यवस्था आधारित थी। सांस्कृतिक विकास में आर्थिक समृद्धि का काफ़ी योगदान रहा, यानी कि जो यहाँ की इकोनॉमिक जो प्रोस्पेरिटी आई थी, इसमें कल्चरल काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। इसके वजह से गुप्त काल के अंदर सामंतवाद का उदय हो गया था। सामंतवाद मतलब कि जो खेती करते थे आम लोग, बेसिकली जो किसान हुआ करते थे, किसानों से खेती अब जमींदार, जो भूमि के मालिक, वो करवाया करते थे। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी रिकॉर्ड मिला है कि किसानों की खुद की भूमि हुआ करती थी, और कहीं पे ऐसा भी रिकॉर्ड मिला है कि नहीं, किसान दूसरे के भूमि पे खेती करते थे। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम। लेकिन आगे चल के इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में काफ़ी डिक्लाइन आया, कमजोरी आई, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी। क्योंकि मेन जो गुप्ताकालीन जो अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। भूमि पर किसानों का अधिकार हुआ करता था। लेकिन मनु और गौतम ने ये माना है कि राजा को भूमि का स्वाद मित्र माना गया है। पहले पे ये माना गया है, कुछ लोग मानते थे ऐसा कि भूमि पर किसानों का, जो फार्मर्स है, उनका राइट्स हुआ करता था। दूसरी थ्योरीज में ये माना गया है कि नहीं, मनु के द्वारा, गौतम के द्वारा ये माना गया है कि राजा का अधिकार हुआ करता था, ना कि फार्मर्स का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, एंड इसके बाद मनु ये कहते हैं, आगे चल के मनु ने ये भी कहा है मनुस्मृति के अंदर, कि भूमि उसकी होती थी जो उसे आबाद करता है। आबाद मतलब जो उसकी देखभाल करता है, जिस तरीके से ये सब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से किसानों की कह सकते हो आप, जो माना गया है यहाँ पे। लेकिन बृहस्पति और नारद के द्वारा ये कहा गया कि जिसके पास कानूनी दस्तावेज हुआ करते थे, भूमि का स्वामी वही होता था। इस तरीके से जिसके पास अपनी कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके भाई कि ये उसका है भूमि, उसके पास कुछ प्रमाण है, प्रूफ है, कोई एविडेंस है, तो भूमि उसकी होती थी। ये कहा गया बृहस्पति और नारद जी के द्वारा। क्लियर है यहाँ पे? एंड सर स्वामी जी हैं यहाँ पे, इनका क्या कहना है कि साधारणतः मनुष्य भूमि का स्वामी होता था, इंसान जो है भूमि उसी की होती थी। तो सभी का अपना अपना विचार है, आप सभी के जो थॉट्स हैं, जो स्टेटमेंट है, आपको आंसर्स के अंदर मेंशन करना है। ठीक है, राजा उपज का 1/6 पार्ट ले लिया करता था, यानी कि ऐसा है कि राजा पूरी भूमि का मालिक नहीं होता था, राजा सिर्फ पूरे भूमि का एक टुकड़े का मालिक हुआ करता था, यानी कि 1/6 का मालिक हुआ करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा जो है वो प्रजा की सुरक्षा करता था, इसलिए प्रजा यानी कि जनता की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो राजा को अपनी सुरक्षा करने के लिए, कि वो राजा उसकी सुरक्षा करे, इसके बदले में लोग राजा को कुछ दे। इसलिए वो अपनी पूरी भूमि का जो उपज हो रहा है, जो फसल, जो क्रॉप्स हो रही है, उसका 1/6 पार्ट राजा को दे दिया करते थे। क्लियर है यहाँ पे? एंड जो टैक्स दिया करते थे उसके भी अलग अलग नाम थे। जैसे कि एक टैक्स का नाम था भाग। भाग का मतलब जो भूमि टैक्स, जो भू राजस्व हुआ करती थी, ठीक है, लैंड टैक्स जो लगता है। एंड जो भोग हुआ करता था, इसको जो डेली वाइज में लोगों को, राजा को टैक्स देना होता था। लेकिन ये टैक्स पैसे से नहीं देते थे, ये सामग्री, कोई वस्तु, कोई गुड्स एंड कुछ कमोडिटीज़ वगैरह दे दिया जाए, कोई मान लो जो चावल दे दो, गेहूँ दे दो, तो जो खेती क्रॉप्स होती थी वही दे देते थे, लेकिन ये डेली बेसिस में देना पड़ता था। तो भाग मतलब जो भूमि टैक्स है, भूमि की वजह से जो टैक्स दे रहे हैं, और भोग मतलब जो डेली सामग्री दे रहे हैं, जो डेली गुड्स वगैरह जो राजा को दे रहे हैं एज अ टैक्स। ठीक है, एंड बलि
ये भी टैक्स हुआ करती थी, जो कि एक धार्मिक टैक्स हुआ करता था। तो इस तरीके से अलग अलग टैक्स राजा को दिया जाता था। ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर में ऐसा क्या हुआ जिससे कि बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ। पहला रीजन था इसका कृषि योग्य भूमि में विस्तार होना, यानी कि एग्रीकल्चर को लेकर जो यहाँ पे लैंड थे, जो भूमि थी, वो इतनी फर्टिलाइजर थी, यानी कि उनकी कृषि करने, उनकी खेती करने की, क्रॉप्स वहाँ पे उगाने की बहुत क्षमता थी। तो ऐसे बहुत सारी भूमि थी गुप्ता डायनेस्टी के पास, क्योंकि नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है ना, काफ़ी सारे पार्ट्स पे इसका राज हुआ करता था। ठीक है, तो भूमि योग्य भूमि यहाँ पे काफ़ी सारी थी। तो पहले इसका फ़ायदा हुआ गुप्ता डायनेस्टी को, सिंचाई के लिए यहाँ पे अच्छे पानी की व्यवस्था हो गई थी भाई, बहुत मस्त कर रखे थे इन्होंने। जैसे कि स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील बनाया गया था, तो इससे डायरेक्टली पानी चले जाती थी क्रॉप्स के अंदर। और ऐसे सिंचाई के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे टैक्टिक्स विकसित कर रखे थे, झील में से, कुओं में से, काफ़ी सारे मतलब। तो ऐसा था कि सिंचाई के लिए पानी की दिक्कत तो नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से क्रॉप्स ज़्यादा हुआ करता था, तो ये एक्सपोर्ट भी कर दिया करते थे। तो इससे गुप्ता पीरियड को काफ़ी फ़ायदा हुआ। शिल्प उद्योग भी क्या करते थे? शिल्प उद्योग मतलब कि जिससे ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ये वस्त्र, यानी कि क्लोथिंग मार्केट कह सकते हो, कि कपड़ों का बाजार, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े और ऊनी, इन तीनों का ये इस्तेमाल करते थे। और अजंता की जो गुफाएं में जो हमें पेंटिंग मिली है, अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर गुफा है, वहीं पे काफ़ी सारी पेंटिंग मिली है हमें। तो उसके अंदर भी इन सभी कपड़ों का इस्तेमाल करके, यानी कि ये पेंटिंग बनाया गया है। तो हम इससे एक अंदाज़ा लगाए। ठीक है, आभूषण भी यहाँ पे बनाए जाते थे, और एक दो नहीं, टोटल 22 किस्म के ऐसे आभूषण बनाए जाते थे, जो कि वहाँ पे पुराण से हमें जानकारी मिली है। कितने? 22 किस्म के आभूषण बनाए जाते थे। तो गुप्ता डायनेस्टी काफ़ी मतलब कि विकसित डायनेस्टी भारत का बना, और काफ़ी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी यहाँ पे डेवलप हुआ। अगर हम ट्रेड रिलेशंस को लेकर बात करते हैं, तो गुप्ता डायनेस्टी का जो ट्रेड हुआ करता था वो रोमन साम्राज्य से, देखो मिर्च, गोले प्लस मसाले का बहुत बड़ा मार्केट था भारत, बहुत बड़ा मार्केट। और रोम हमारे दीवान हो चुके थे। स्वादिष्ट खाने के लिए अच्छे अच्छे मसाले तो चाहिए भाई, वो भारत इसके लिए बड़ा फेमस था। तो मसालों का व्यापार रोम से काफ़ी हुआ करता था भाई हमारा। एंड साथ ही अरब हो गया, अरब मध्य एशिया के देश हो गए, एंड इथोपिया हो गया, चीन हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया के देश हो गए। इन सभी देशों के साथ भारत से वस्त्र जाया करते थे, हाथी दांत से बने हुए वस्तुएं जाया करते थे, मसाले, सुगंधित द्रव्य, यानी कि इत्र का यूज करते हैं ना, माच इत्र है, एक बार लगा लो तो इतनी तगड़ी सुगंध आती है उसकी यार, कि 5 दिन तक उसके कपड़े धो दो फिर भी रहेगी। तो ऐसे ही व्यापार भारत से बाहर हुआ करते थे इन सभी देशों के साथ, यानी कि ये सभी सामान भारत में भरपूर मात्रा में थी, और इनको हम बाहर देशों में बेच दिया करते थे, इसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम बाहर से कुछ लेते नहीं थे। चीन से हम रेशम मंगवाया करते थे, इथोपिया से हम हाथी दांत से बने हुए काफ़ी सारे वस्तुएं लेते थे, अरब, ईरान और बैक्टीरिया, इन देशों से हम घोड़े आयात करते थे। लेकिन दोस्त आगे चल के जब हुनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया, और दूसरा पॉइंट, जब रोम से हमारा व्यापार होना खत्म, यानी कि जो गुप्ता डायनेस्टी है, इसका व्यापार होना जब बंद हो गया रोमनों से, यानी कि रोमन एम्पायर से, इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी का उल्टी गिनती शुरू हो गई। यानी कि कह सकते हो कि अब टाइम आ गया अंत का गुप्ता डायनेस्टी का। अभी भी इसके ऊपर बात करेंगे एंड में हम। गुप्ता कालीन धार्मिक स्थिति कैसी थी? देखो, हिंदू धर्म का अब यहाँ पे एक नए तरीके से उदय हो रहा है गुप्ता डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, क्योंकि लोग अब मूर्ति पूजा के दीवाने हो चुके थे, यज्ञ का स्थान अब उपासना ने ले लिया। जैसे कि वैदिक काल के अंदर क्या होता था, यज्ञ ज़्यादा हुआ करते थे, हवन के अंदर यज्ञ करवाना एक प्रथा चल गई थी। लेकिन अब लोग यज्ञ ना कर कर, है ना, यज्ञ का जो महत्व है वो कम होता चला गया। अब लोग उपासना करने लग गए, शिव जी की पूजा एंड विष्णु जी की पूजा करने लग गए। इसी वजह से एक नए यहाँ पे एक विचारधारा का उदय हुआ, जिसका नाम हुआ वैष्णव और शैव धर्म। वैष्णव में विष्णु जी की पूजा, और शैव धर्म के अंदर शिव जी की पूजा की बहुत तेज़ी से होने लग गई, और देखते देखते पूरे भारत के अंदर ये स्प्रेड हो गया। वैष्णव धर्म गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म था, यानी कि जो गुप्ता डायनेस्टी के जो शासक थे, राजा थे, वो बेसिकली वैष्णव धर्म को ही फॉलो करते थे। ठीक है, शैव धर्म, धार्मिक सहिष्णुता के कारण शैव धर्म का विकास हुआ, और सूर्य की पूजा, यहाँ पे सूर्य उपासना की पूजा की जाती थी, मेन चीज़ है यहाँ पे। एंड बौद्ध धर्म, गुप्ता शासकों ने इसको मतलब कि ज़्यादा प्रोटेक्शन तो नहीं दिया, संरक्षण तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी इसका बहुत तेज़ी से विकास हुआ। जैन धर्म की बात करें हम, तो गुप्त काल में जैन धर्म का विकास भी हुआ। आखिर गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ? रीजन्स फॉर द फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। मेन इसका रीजन क्या था? सबसे पहले था इन्वेंडर्स,
यानी कि जो आक्रमण हुआ, जैसे कि हूण उसका आक्रमण हुआ, तो हूण जो आक्रमण हुए जिसकी वजह से ये पूरा अंपायर जो था तहस नहस हो गया, ठीक है। एंड जो मेन जो सेकंड था वो वीकनेस इन दी थ्रोन, यानी कि जो राजा बने, जो डायनेस्टिक में काफ़ी सारे जो रूलर आए किंग बने, वो इतने वीक इतने कमज़ोर थे वो संभाल ही नहीं पाए। दूसरा रीज़न ये था। तीसरा क्या था, ट्रेड डिक्रीज्ड, यानी कि जो ट्रेड है, जो व्यापार हो रहा है, जैसे मैं आपको बताया भी कि रोमनों से जो हमारा व्यापार था रोमन एम्पायर से, वो कम होता चला गया, और कम हो जाने की वजह से गुप्ता डायनेस्टी झेल नहीं पाया इस इकोनॉमिक क्राइसिस को। सोने के सिक्के बंद हो गए, सोने के सिक्के अब झेल नहीं पाए भाई, तो सोने सिक्कों में भी कमी आ गई। तो मेन रीज़न ये माना जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाने की वजह से। एंड फ्यूडल स्टेट्स, यानी कि जो फ्यूडल्स हुआ करते थे, उन सभी ने एक तरफ से कहते थे कि रिड्यूस द पावर्स घटाने की बात हो गई। एंड जो टैक्स कलेक्शन था अंपायर से वो भी बहुत कम होने लग गया, यानी कि अंपायर के अंदर दिक्कत आ गई। तो इकोनॉमिक क्राइसिस प्लस जो भी रूलर आए वो काफ़ी वीक थे, जिसकी वजह से डायनेस्टी तहस नहस यानी कि गुप्ता डायनेस्टी का एंड हुआ। और हूणों का आक्रमण सबसे बड़ा माना गया, क्योंकि अब गुप्ता डायनेस्टी के बाद, तो अब इस तरीके से अब गुप्ता डायनेस्टी के बाद हूणों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाएगा। अब हूणों का शासन यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो अलग तरीके से अब जितनी भी डायनेस्टी आएगी अब उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप अब आपको दोस्तों जो भी मैंने सारिंदा के साथ इस वीडियो में आपको बताया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट्स रहता है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 से लेकर 1200 के तक हमारी जो हिस्ट्री है, इसके लिए मैंने एक मैराथन वीडियोस बना रखी है। प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लेना, उसकी लिंक मैंने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जितनी भी वीडियोस बनेंगी उसको देख लेना आप। जो हमारी सेकंड सेमेस्टर की हिस्ट्री, इसकी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो आ रखी है, तो जो जो वीडियोस बन गई है मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, आप उसको क्लिक कीजिए, सारी वीडियोस को देख लीजिए। एग्जाम से पहले आपके सारे टॉपिक्स में कवर करवा दूंगा। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि ऐसे ही कमेंट्स पढ़कर मैं थोड़ा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए जल्दी और वीडियोज़ लेकर आऊँगा। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।